जुबैर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही हम आए हैं जुबैर भाई के पास गुजरावाला में, जो एक्सोटिक पैरेट्स और एक्सोटिक पैरेट्स के गुरु हैं, और इनके पास माशाल्लाह काकाटूस, मकाओ, लैक्टेस, अफ्रीकन ग्रेज की सब ऑल वैराइटीज मौजूद है। और अब तो माशाल्लाह ये कनौज में भी माशाल्लाह जुबैर भाई ने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं बर्ड्स। और इसके अलावा मेरे ख्याल में आप कल रात भी इस वक्त ऐड करने का प्रोग्राम शुरू कर दिए ऐड करना इंशाल्लाह अगले साल तक अच्छी क्वांटिटी में हो जाएंगे इंशाल्लाह। जुबैर भाई आप क्या समझते हैं कनौर के हवाले से, अगर हम कनौर को डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा कनौर से ही ब्रीड करवा रहा हूँ, तो क्या समझते हैं, कितना क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसका कनौर का आप आने वाले सालों में, कि किस तरीके से जा रहा है? अगर मैं देखिए मुझे को 26 ईयर बिजनेस में हो गया मैं, और मैं एज ए प्रोफेशनल ब्रीडर के तौर पर काम कर रहा हूँ, और मेरी ये हॉबी भी है और मेरा बिजनेस भी है। मैं तो ये समझता हूँ कि कनौर की अलिफ बे शुरू हुई है। अभी तो आप बेसिक मोटेशन पे खेल रहे हैं। अभी तो आपका सिर्फ ब्लू टर्कोइज, सनचिक और लुटिनो पे खेल रहे हैं। अभी तो उसकी सारी मोटेशन आनी है। हाँ जी, और वो तो ना सिर्फ आनी है, वो तो वर्ल्ड में भी अभी वो डेवलप हो रही हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसको इम्पोर्टर उठेगा फलाने मुल्क से सारे उठा के एकदम अंदर ले आएगा, है ही नहीं तो वो कहाँ से लाएगा। जी, लटीनो करीबियनो भी हमने बाहर से मंगवाना हो तो हमें वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते कि वो वहाँ से आ जाए, क्योंकि लटीनो की भी बहुत कम क्वांटिटीज है कि जो बाहर हैं। अभी तो इसमें मेरे ख्याल में फेलोज के काफ़ी कलर बनने वाले हैं। फिर उसके अलावा फेलो के अलावा डोमिनेंट रेड आ जाता है, फिर इसमें डन फेलो आ जाता है, जो हमें वो देखने को नहीं मिलता। वो सर गूगल पे भी सर्च करें आपको नहीं मिलता। डन फेलो अगर आप गूगल पर सर्च करें आपको नहीं मिलेगा। डोमिनेंट रेड में कोई अमेरिका में शायद एक ब्रीडर्स हैं जिनके पास है, अब लोग यूरोप में भी वो भी दे नहीं रहे, वो भी डेवलप कर रहे हैं कि वो डेवलप करेंगे, फ्लॉक बनाएंगे, फिर कहीं पे जाके वो एक्सपोर्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरह। उसमें भी उन्हें 5-7 साल इजीली लग जाने हैं, और अभी तो वहां पे लगेंगे 5-7 साल, यहाँ पे तो उसका गेम और ज्यादा बहुत टाइम लगेगा। और अच्छा जुबैर भाई, आप कनौर की ब्रीडिंग सीजन में डाइट के लिए क्या रिकमेंड करते हैं, कि ब्रीडिंग सीजन में इसकी डाइट के लिए क्या चीजें हैं? कुछ ऐसा गुरसा बताएं माशाल्लाह आपका इन पे इंक्यूबेशन पे और ब्रीडिंग पे और वो हैंड रेजिंग पे, और बहुत माशाल्लाह एक अच्छी ग्रिप है। तो आप कनौर की अगर हम फर्स्ट करें इंक्यूबेशन में चले जाते हैं, तो हमें इसमें आप किस तरीके से देखते हैं, क्या रिजल्ट हमें इसमें बेहतर नजर आएंगे, और आगे जो आर्टिफिशियल सेमिनेशन के हवाले से है वो क्या समझते हैं, हमें करनी चाहिए इसमें या नहीं करनी चाहिए? देखिए अगर भाई, क्योंकि मैं माजर करता हूँ इस बात, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी ये इंक्यूबेशन करना जो फजूल काम है, ये कुदरती चीज़ों को छेड़छाड़ करना नहीं करना चाहिए, कि जो ब्रू ने आना है वो आना ही आना है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हमें क्लचेस ज़्यादा लेने इस वजह से है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने जो अंडे का जो स्पम होता है वो काफ़ी मोटेशन के अंदर जाकर स्पम काफ़ी वीक हो जाता है, इस वजह से हम उस हेल्प बच्चे की अंडे की हेल्प करते हैं। तो मैं इस बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मेरी भी पूरी देखिए अगर भाई, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो इनक्यूबेशन और हैंड रेडिंग है, ये कंप्लीट आपकी एक जॉब है। और जो लोग टाइम नहीं दे सकते और जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये सब बात करते हैं कि इनक्यूबेशन जो है वो नहीं है। आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड में कोई एक फॉर्म मुझे एग्जांपल दे दें जिसका दुनिया में नाम हो। आप उसमें डोरा पार्क भी देख लें जो इनक्यूबेशन ना करता हो, क्योंकि जितने बर्ड्स हैं, जब हम एज ए बिजनेस काम कर रहे हैं, हम एज ए हॉबी में तो 2, 4, 5, 6 बर्ड होते हैं। आप 2, 4, 5 लाख के बर्ड रखते हैं। जब ज़्यादा बर्ड रख रहे हैं तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो आपने गेन करना होता है, और इनक्यूबेशन के जरिए ही आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल भी नहीं है जिस बंदे ने बगैर इसके इतना बड़ा फार्म बना लिया हो। तो इनक्यूबेशन से आप बड़ी इजीली अपने क्लचेज, अगर वो बर्ड 2 दे रहा है तो 5 तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपको डाइट पर कमांड हासिल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने बर्ड को क्या न्यूट्रिशनली क्या डाइट देनी है, और वो एग बाउंड नहीं होगी, उसके एग्स वीक नहीं होंगे। अगर आपको उसकी कमांड है तो इनक्यूबेशन बेस्ट चीज़ है। जिस वक्त मैंने इनक्यूबेशन स्टार्ट की थी, मेरे बड़े बंदों ने स्टार्ट किया था। आज वो सारे बंदे खुद भी कोई अंडे बेच रहा है, कोई खुद इनक्यूबेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और आपको पता है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है वो इनक्यूबेशन से ही दी है कि मैंने पढ़ा है। और दूसरी बात, मैं उस्तादी पे यकीन नहीं रखता, मैं रिसर्च पे यकीन रखता हूँ। आप आज भी मेरे ऑफिस में आए, आप देख लें, बुक्स की ढेर कलेक्शन पड़ी हुई है। मैं पढ़ के साइंटिफिकली, क्योंकि गोरों ने रिसर्च की हुई है, और उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनका बेहतर हो रहा है, हमारा बेहतर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेसिक टेक्निक्स
सेम होती हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन एक साइंस है, उसने साइंटिफिकली ही चलना है। ये नहीं है कि कभी कुछ हो ना, वो 1+1 2 ही रहना है। अगर आप उस पर कमांड है तो इंक्यूबेशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और वैसे भी मेरे नज़दीक इंक्यूबेशन से जो होता है ना, आपके नज़दीक वो अगर फर्स्ट करें आपके एक बर्ड ने 5 एग ले किए तो हर एग की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल। और खासतौर पे जब हम म्यूटेशंस के ऊपर जाते हैं ना, तो उसमें उनका 8 सेल इतना वीक हो जाता है, वो 8 सेल कह रहा हूँ सच, उनका स्पर्म इतना वीक हो जाता है कि जो ऑटोमेटिकली वो ग्रो नहीं कर रहा होता। हमें उसे मुख्तलिफ इम्यूनिटी पे मुख्तलिफ एग्स को रखना पड़ता है। कोई हाई इम्यूनिटी रिक्वायर्ड करता है, कोई लो रिक्वायर्ड करता है, तो हमें उस हवाले से मुख्तलिफ उस पर रखना पड़ता है ताकि हम उस अंडे की मदद कर रहे हैं कि वो उसको सर्वाइव करवा सके हम। और जब वो अंडा सर्वाइव हो जाता है तो हमारे पास अगर फर्स्ट से एक पेड़ में 5 अंडे ले किए तो उस मेरे नज़दीक को 5 अंडों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है जी, ऐसे ही है, कभी भी एक जैसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो हम बेसिकली इंक्यूबेशन इस वजह से करते हैं कि वो सब अंडे की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक पूरा कर सकें, क्योंकि नेचर में जो चल रहा होता है वो एक ही माहौल चल रहा होता है, हम उसको दे नहीं सकते। अब आप देख लें कि ये मैं में आपसे बात करने आया हूँ कि हम देखते हैं कि अब ग्रीन रहा है, मेरे नज़दीक उसका स्पर्म इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उसको इंक्यूबेशन करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जिस तरीके से मैं कनौज के फर्स्ट करो रेड आई म्यूटेशन पर लेटिनो पे चला जाता हूँ या फेलोस पे चला जाता हूँ, तो उनका स्पर्म इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि हमें उसके लिए उसको सर्वाइव करवाने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही है। अगर मैं देखिए पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग का एक कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट रेज बर्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हैंड या इंक्यूबेशन के बच्चे वीक होते हैं। कोई बंदा इसको पढ़ना नहीं चाहता, इसको सीखना नहीं चाहता, हालांकि सिनेरियो से डिफरेंट है। जो बच्चे नेस्ट बॉक्स में पेरेंट्स रेज होते हैं वो पहली बात अपने तमाम बॉक्स में जो वायरसेस और बैक्टीरिया उससे एक्सपोज होते हैं, फिर उनके पेरेंट्स के अंदर जितने वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनके गट में वो उससे एक्सपोज होते हैं। इसके बेनिफिट में वो कुछ इम्यूनिटी अपने बर्ड्स से भी लेते हैं, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती। इसके अगेंस्ट अगर आप इंक्यूबेशन में आते हैं और आप साफ सुथरी इंक्यूबेशन कर रहे हैं तो आपका बर्ड वायरस और बैक्टीरिया से एक्सपोज नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जो इंक्यूबेशन का बर्ड है विद इन 3 मंथ्स वो अपनी इम्यूनिटी गेन कर लेता है, ठीक है। जब वंस वो गेन कर लेता है वो और पेरेंट रेस चिक्स एक बराबर स्ट्रेंथ पे होते हैं। अब आपको एडवांटेज क्या होगा? पेरेंट रेस बर्ड जो है उसने जाके ब्रीड अगर 3 साल में करना है, जो हैंड या इंक्यूबेशन का बर्ड है उसने 2 साल में करना है। 2 साल में इस पे जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क क्यों है कि आप उसे अगर देखिए, आप पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग लोकल फीड पे चले गए हैं और बड़ा खुश होते हैं वो कि हमने सस्ती फीड ले ली है। हालांकि फीड इस तरह नहीं है कि आपने बच्चे को फीड दी और बच्चा पल गया। फीड का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा ठीक पले, वो ठीक वक्त पे ब्रीड करे और उसका लाइफ स्पैन क्या होगा। जो हम इम्पोर्टेड फीड महंगी यूज़ करते हैं उससे जो बच्चे पले होते हैं वो न्यूट्रिशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जल्दी ब्रीड करते हैं, वो स्पर्म अपने अच्छे पास ऑन करते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोकल फीड को इम्पोर्टेड फीड से मिला लें जिसमें न्यूट्रिशन ना हो, या और हमें उसके पता नहीं कितनी प्रोटीन डाली है, कितनी कैल्शियम का पता है, कुछ नहीं पता। हम अपने पास से वो चंद डाले मिक्सी, थोड़ा उसमें वो कैल्शियम डाला और प्रोटीन डाली अपने साथ से बैठी। बकायदा वहाँ पे तो डॉक्टर्स बैठे होते हैं, प्रोफेसर बैठे होते हैं जो आपको उसका पूरा डाइट प्लान देते हैं कि आपने रिसर्च बेस होती है। मैं कंक्लूजन इस बात की है कि जो इंक्यूबेशन और हैंड बच्चे होते हैं और जब हम ब्रीडिंग में हैं तो हमें वो बेनिफिट देते हैं बनिस्बत पेरेंट रेस के। ये पढ़ी लिखी बात है। वो जो ये लोग बातें जो फजूली करते हैं वो समझे नाच ना जाने आना। वो इस बातें इसलिए करते हैं कि वो खुद ये काम नहीं कर सकते, वो पूरा टाइम नहीं दे सकते, इंक्यूबेशन उन्हें आती नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते, या वो दूसरे मुख्तलिफ बिजनेस में है जिस वजह से वो ये काम कर नहीं सकते, और दूसरों को मना करते हैं कि भाई ये ना करें। देखिए वो प्लेटफॉर्म में आकर लोगों को कह देते हैं कि ये ना करें, ये ना करें, और दुनिया में बताएं कौन सा बड़ा फार्म है जिसमें इंक्यूबेटर नहीं है। जी बिल्कुल जी। आगे हमें जाने के लिए मेरे नज़दीक में इंक्यूबेशन के अलावा वो आर्टिफिशियल सेमिनेशन पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेमिनेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा करीब कर देगी म्यूटेशंस के लिए आगे जाना, उसमें हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी आर्टिफिशियल सेमिनेशन। अदर में देखिए ये इंसेमिनेशन जो है ये सब जितने रेयर बर्ड्स हैं जिसमें आपका अलेक्जेंड्रियन भी आता है क्योंकि सब दुनिया में नहीं है, जितने बड़े फार्म सारे इंसेमिनेशन कर रहे हैं। मैं आपको चीज़ ऐड कर दूँ, गोरा भी सारी बातें एज इट इज़ नहीं बताता। इससे देखिए सीजन जब स्टार्ट होता है जितने भी रेयर बर्ड हैं वो उन सब बर्ड्स की लेप्रोस्कोपी कराते हैं। मेल का स्पर्म्स काउंट लेते हैं कि इसका स्पर्म्स काउंट कितना है। फीमेल्स की वो ओवरी चेक करते हैं जिसमें वो देखते हैं फैटी तो नहीं है,
इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, ये बर्ड अडल्ट है कि नहीं है, और इसकी ओवरी कितने एग ले पास करेगी, 2 अंडे देगी, 4 देगी, 6, वो इन चीज़ों को चेक करने के बाद पेयर अप करते हैं। हम कहते हैं ना हम उनके रिजल्ट्स मैच नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि वो अपना बर्ड चेक करके लगाते हैं। वो ऐसे नहीं लगाते कि एक मेल पकड़ा, फीमेल की ओवरी फैटी है या इन्फेक्शन हुई है उसके अंदर, हम बैठे रहेंगे 5 साल। वो ये काम करते ही नहीं है, वो पहले ओवरी चेक करते हैं, मेल का स्पर्म काउंट करते हैं, फिर जोड़ा लगाते हैं। हम अभी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि इनको विशन करनी है कि नहीं करनी, वो किधर के किधर पहुंच गए हैं। हम अभी उसी उस्तादी जो मैं सख्त बात है, हम कबूतरबाजों से इम्प्रेस होके हम तोतों में लगे हैं, उसका इम्यून सिस्टम लग गया, वो अलग चीज़ है, पैरट्स अलग चीज़ है। अभी हम उस्तादी शिगिर्दी में पढ़े बेसिकली हम कबूतरबाजी से बाइक नहीं कर रहे हैं, वहां पे कबूतरबाजी। देखिए ये पैरट्स रिसर्च बेस्ड काम है, आप बुक्स पढ़ें, आपको कोई भी अंदर कोई चीज़ बताता है। अगर आप मेरे से भी कोई चीज़ आप तक पहुंचती है, आप उसे नेट पर डालें, उसे 10 आर्टिकल पढ़ें, आपको झूठ सच सामने आ जाएगा। अब अक्सर लोग कहते हैं कि वो गोरे का अपना वेदर है। आप ये तो पढ़ें कि अल्लाह ताला ने फीमेल को सलाहियत दी है कि अगर वो अमेरिका में या कनाडा में माइनस टेम्परेचर पे है तो उसने एग ले पास करना है, वो उसने अपने नेक्स्ट बॉक्स की ह्यूमिडिटी और वेदर के मुताबिक देना है। अगर वही बर्ड पाकिस्तान में दे रहा है और किसी हॉट वेदर में दे रहा है तो उसने एग शेल उसके मुताबिक बनाना है। उसने अपने नेक्स्ट बॉक्स की ह्यूमिडिटी के मुताबिक एग का शेल बनाना है, और उसने इस चीज़ को एक्सेस कर लेना है कि 16% एग लॉस होना है, उस हिसाब से एग शेल पास करेगी। अच्छा जुबैर भाई, मुझे बताएं कि एक चीज़ और कि कनौर की डाइट प्लान के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था कि हम ब्रीडिंग सीजन से पहले जो इसकी डाइट है वो क्या करनी चाहिए, और ब्रीडिंग सीजन में इसकी डाइट क्या करनी चाहिए। माशाल्लाह आपने भी कनौर काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दी है, मुझे तो देख के बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह आपने काकाटूज, मकाउस और ग्रेस के साथ आपने कनौर को भी ऐड किया है, और आपको माशाल्लाह आपने कहा उसमें कभी फ्यूचर इसका अच्छा देख रहा हूँ 8-10 साल का आगे। अगर देखिए मैं इस चीज़ का फॉलोअर हूँ कि कभी भी आप एक बर्ड ना लगाएं, आपके पास बर्ड ज़्यादातर सिर्फ आप लगा के रखें तो उसमें आपका बेनिफिट होता है। देखिए वाइल्ड में भी बर्ड्स जो ब्रीड करते हैं उसमें कोई महीना स्पेसिफिक नहीं होता, वो महीना इससे स्पेसिफिक है कि उस वक्त वो फ्रूट अवेलेबल होता है जो उनके बच्चों को खिलाने के लिए ज़रूरी होता है या उनको ब्रीडिंग पे आने के लिए ज़रूरी होता है। कनौर की बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि अगर आप ब्रीडिंग सीजन आप सपोज करें आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है तो उसे 20 डेज बैक 3 हफ्ते पहले आप कनौर को बिल्कुल लो डाइट पे ले जाएंगे, यानी कि वो डाइट आपकी लो इन फैट होगी, लो इन प्रोटीन होगी, लेकिन एनरिच इन कार्ब्स होगी, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी होंगे जो आपको उसकी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप जैसे आप उसमें चीना, चोना और थोड़ी मामूली सी 2-4% सनफ्लावर डाल के किस दिन आप उसको सिर्फ इस सीड्स पे रखें। कोई फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, सॉफ्ट फूड आप नहीं डालेंगे। 21 दिन तक आप उसको यही फीड चलाएंगे। 22वें दिन जब सुबह होगी तो आप उसको फौरन सुबह वेजिटेबल्स भी देंगे। फ्रूट्स में याद रखना है कि आप हाई शुगर कंटेंट का कोई फ्रूट नहीं दे सकते। ग्रीन फ्रूट्स हैं जो वो देंगे जो अनरिप होंगे, या वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद 12 बजे आप इनको सॉफ्ट फूड दें, 2-3 बजे आप इनको बॉयल एग क्रश करके दें। रात को या सुबह जब भी आप दाना डालते हैं रात को दाना डालें। मैं तो रात को दाना डालता हूँ, सुबह मैं पैलेट्स देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैलेट से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। पैलेट से ब्रीड आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। आप एब्रप्टली उसकी फीड चेंज करें, आप देखेंगे आपके सारे कनौर जो हैं वो ब्रीड पे आ जाएंगे। जबरदस्त। यानी कि आपका कहने का मकसद मेन ये हुआ कि हमने जब भी उसकी तैयारी करनी है उससे पहले 20 से 21 दिन पहले हमने उसकी डाइट को कम कर देना है, उसमें प्रोटीन लेवल उसका कम कर देना है, और जब फैट दोनों प्रोटीन और फैट में जो जो चीज़ें आ रही थी वो कम कर दें, और जब उसका वक्त आ जाए ब्रीडिंग सीजन का, आप देखते हैं कि मौसम शुरू हो चुका है ये, तो आप उस वक्त उसकी चीज़ें जो है सारी चीज़ें एकदम उसको देना शुरू कर दें ताकि वो बर्ड आपका ब्रीड पे आ जाए। अगर देखिए हमारे पास ना बर्ड्स के लाइफ में ना ब्रीडिंग के लिए कुछ मुख्तलिफ सीजन्स, मुख्तलिफ मंथ्स हैं। एक हमारा ब्रीडिंग सीजन है, एक हमारा मेंटेनेंस पीरियड है, एक हमारा मोल्डिंग सीजन है। इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो मोल्डिंग है। अगर मोल्डिंग के अंदर हम उसको अच्छी ब्रीडिंग डाइट देंगे, यानी कि हाई इन प्रोटीन देंगे, तो जो वो अपने फीडर निकाल रहा है उसके लिए जो सब प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो अपनी बॉडी से नहीं लेगा, अपनी खुराक से। अगर आपने उस वक्त जैसे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में खाता कहाँ से है, ये खा ही नहीं सकता, अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो वो सारी प्रोटीन अपनी बॉडी से लेगा।
बॉडी से लेने के बाद जब वो नवंबर दिसंबर में क्लच करेगा तो हम ब्लेम ये देंगे कि ह्यूमिडिटी ठीक नहीं थी, वेदर ठीक नहीं, सारा डेड इन शेल। वीक पेरेंट्स, वीक चिक्स, वो स्ट्रॉन्ग, वो वीक एम्ब्रॉयर पास करेंगे और वो डेड इन शेल ही होंगे। इसमें कोई, देखिए दूसरी बात यह है कि अगर बर्ड आपका, आपकी सीड्स अच्छे नहीं हैं, अगर आपके एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, अगर आपके केजेस अच्छे नहीं है, तो बर्ड आपका हर वक्त बैक्टीरिया और वायरसेस से ही लड़ता रहेगा। आपको बाहर लगेगा कि बर्ड मेरा बड़ा अच्छा है, बड़ा हेल्दी है, लेकिन वो अपनी सारी एनर्जी इन चीज़ों से लड़ने में, कभी मोल्डिंग में, कभी बैक्टीरिया से लड़ने में, कभी वायरस से लड़ने में लगा देगा। जब वो ब्रीड पे आएगा वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, वो आपको कहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रीड देगा? फिर वो डेड एंड शेल देगा। आप कहेंगे वेदर ठीक नहीं है, हालांकि फीमेल ने तो वेदर के मुताबिक एग पास किया है। ये अल्लाह का नेचर का निज़ाम है कि उसने तो अपना वेदर देख के एग शेल पास किया है, लेकिन क्योंकि वो बर्ड वीक था वो डेड एंड शेल होगा। आप इसको इस समझ के आगे निकल जाएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपको ऑफ सीजन में भी बर्ड की डाइट पूरी करनी चाहिए। अच्छा, बात लोग ये भी सच एक चीज़ और ऐड करें, अक्सर ना मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि भाई कि बर्ड्स को गर्मियों में तो कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है, वो जब सीज़न आता है तो धड़ाधड़ कैल्शियम और विटामिन बरमार सारी चीज़ें कर देते हैं कि आप एकदम इसको दे दो। पूरा ऑफ सीज़न, मोल्डिंग सीज़न और गर्मियाँ जो उसका ऑफ रेस्ट सीज़न है उसमें ना कोई कैल्शियम ना कोई विटामिन देते हैं। इसका आपके नज़रिए ठीक है क्या वेस्ट हो जाता है कहते हैं? अजहर भाई देखिए, 2 साल पहले ना मैं तो आपको स्टडी और अपना एक्सपीरियंस मैच करके बता सकता हूँ। 2 साल पहले मेरे पास, क्योंकि मैं इंक्यूबेशन, मेरे पास बड़े अच्छे इक्विपमेंट हैं, वर्ल्ड दी बेस्ट इंक्यूबेटर मेरे पास है। मेरे पास ना डेड एंड शेल ज़्यादा हुआ और बड़े अच्छे ब्रीडर हैं कराची में, सैयद फहीम साहब, उनसे ज़रा सी डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, स्ट्रॉन्ग चिक्स, वीक पेरेंट्स, कासिम बर्ड फार्म वाले, हाँ कराची वाले जो वीक पेरेंट्स वीक चिक्स। मैंने उनकी बात हालांकि उन्होंने ग्रुप में की थी, लोगों ने उस बात को इग्नोर किया, बल्कि मैं कहूँगा कि उसका मजाक बनाया। उन्होंने उसके बाद से कभी मैसेज नहीं किया और नुकसान उन बंदों का ऊपर। मैंने उनकी बात को पढ़ा, मैंने मुख्तलिफ बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए। मुझे वहाँ से पता चला कि सबसे अहम मोल्डिंग और स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स है। मैंने उसके बाद विटामिन्स पढ़े, मैंने पहले डिफरेंस निकाला कि ब्रीडिंग विटामिन्स और नॉर्मल विटामिन क्या होते हैं। उसके बाद मैंने ये आपने बड़ा जबरदस्त बात की है कि ब्रीडिंग विटामिन्स और नॉर्मल विटामिन्स कौन से हैं, ये दोनों, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। मैंने उसके बाद ना पढ़ के कि दुनिया में अच्छे फार्म जो बड़े सक्सेसफुल है वो क्या कर रहे हैं, मैंने पूरा साल विटामिन दिया। जब नॉन ब्रीडिंग सीजन था, अगर एक विटामिन की रेशो 1 ml 1 लीटर पानी में है तो मैंने नॉर्मल सीजन में 0.5 से हाफ किया और उसे पूरा साल डाला। मैं पीर मंगल बुध विटामिन डालता था, बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता ई सेलेनियम और कैल्शियम डालता था, और इतवार वाले दिन सैयद फहीम साहब ने भी बड़ी अच्छी मेडिसिन बताई लिप्टोसेफ जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इस साल मेरे पास से हार्डली एक बर्ड एक्सपायर हुआ है, इतना बड़ा फार्म है अलहमदुलिल्लाह, कोई बर्ड एक्सपायर है, उसका सारा क्रेडिट सैयद फहीम साहब का है। तो मैंने ये डालना शुरू किया। ई सेलेनियम की इंपॉर्टेंस लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है। जो अच्छे फार्म है दुनिया के वो तो ई सेलेनियम सारा डालते हैं। मैंने इसी तरह इन तमाम चीज़ों की डोज ब्रीडिंग सीजन में पूरी डाली और नॉन ब्रीडिंग सीजन में हाफ डाली। यही फ़र्क है ब्रीडिंग विटामिन्स का और नॉर्मल विटामिन्स का, जिसको लोग समझ नहीं सकते। यहाँ पर क्या ब्रीड शुरू होती है, वो उस विटामिन डालते हैं, सारी खिदमत सेवा करनी शुरू, वो बर्ड ही पीछे से वीक आ रहा है, अब आप उसको 20 देर में क्या कर लेंगे? डबल डोज भी दे दें तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, उसकी मिसाल इसी तरीके से है कि फर्ज करें जिस तरह मैराथन की रेस लगनी है हाँ। और आपने सेम डे ही भागना शुरू करना है और सारा साल उसकी तैयारी की नहीं तो कितना भाग लेंगे, थोड़ा सा चल के बर्ड को इन शॉर्ट तैयार करना पड़ता है 3 सीजन में, बोल्डिंग में हाई फैट हाई प्रोटीन देके, मेंटेनेंस में हम उसको बिल्कुल लो डाइट पे लाते हैं, हम उसे रिफ्रेश करते हैं कि अगर हमने ब्रीडिंग सीजन में कोई गलती की है, हमने उसे हाई कोलेस्ट्रॉल दे दिए हैं, हाई फैट दे दिया है, तो हम उसको एक्सरसाइज देते हैं और लो डाइट पर जाते हैं और उसको थिन करते हैं, स्मार्ट करते हैं वापस, कि ताकि वो अगर उसकी ओवरी में कोई फैट आ गई कुछ हम थिन करके वापस लाएंगे, उसके बाद हम उसको ब्रीडिंग में लेके जाएंगे। ये टेक्निक बहुत कम लेते हैं लोग, उसको अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात जो हमें अवेयर नहीं है एवरीज के, देखिए 90% जो बर्ड्स हैं वो ऑफ सीजन में फ्लॉक बनाते हैं वाइल्ड में, और ब्रीडिंग सीजन में वो अपने ट्री पर दूसरा बर्ड भी बैठने देते, टेरिटरी बनाते हैं। तो हम जितना बर्ड को वाइल्ड के करीब लेके जाएंगे, जैसे ग्रे है 2-3 साल बाद ब्रीड बंद कर देता है, अगर हम उसको ब्रीडिंग सीजन में उसके ब्रीडिंग केजेस में डालें और उसके बाद हम उसको फ्लॉक में ले आए तो नेचुरल काम है।
तो वो कभी भी 2-3 साल में ब्रीड नहीं बंद करेगा, वो ब्रीड करता जाएगा। इसी तरह कनौर्स भी हैं, सीजन के बाद अगर फ्लॉक में हो तो वो एडवांटेज देते हैं, और आप उसके बाद उनके रिंग नंबर के साथ साथ दोबारा उनको ब्रीडिंग मिलेगा, उनकी ब्रीड बढ़ जाएगी आपको। वैसे अक्सर ये आपकी बात जो ना, सबसे अच्छी बात मुझे जो आपने उसमें प्रोटीन में बताई है कि अक्सर ना जो मेडिसिन वगैरह आती हैं कैल्शियम की और विटामिन में, उन्होंने ना वो क्वांटिटी उनकी लिखी होती है कि 11 फर्स्ट करें कैल्शियम की क्वांटिटी है तो वो कहते हैं 1 लीटर का 11 to 23 ग्राम, 11 ग्राम होते हैं नॉर्मल सीजन में, 23 ग्राम हो जाती है जब ब्रीडिंग सीजन आ जाता है। उसके ऊपर विटामिन के लिए भी इसी तरीके से लिखी होती है, लो भी और हाई भी। ये डिफरेंस होता है कि नॉर्मल डेज का और सीजन का। अगर देखिए हम ना समझते हैं कि हम बर्ड्स को बहुत सी डाइट दे रहे हैं, हम वेजिटेबल्स भी दे रहे हैं, फ्रूट भी दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, सीड्स भी दे रहे हैं। हम मैक्सिमम 15 से 16 चीज़ें दे रहे होते हैं। वाइल्ड में बर्ड 300 to 400 चीज़ें खाता है और अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक खाता है। अगर सर्दियाँ हैं तो उसने फैटी सीड खाना है, अगर मॉडलिंग का सीजन है तो उसने हाई प्रोटीन सीड खाना है। यहाँ पर जो हमने देना है हम सारा वो देख के हम कहते हैं बड़े ज़बरदस्त चीज़ दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती। हमें विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम प्लस पैलेट्स यूज करने की जरूरत है। ये पैलेट्स का मुझे बताइए, पैलेट्स का क्या रोल है हमारे बर्ड्स के लिए? ये पैलेट्स क्यों देने चाहिए बर्ड्स के लिए? देखिए पैलेट्स एक कंप्लीट डाइट है, वो अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं वो उसमें मुकम्मल होते हैं। जो कॉम्बिनेशंस उसके अंदर एक रिसर्च के बाद बने हैं वो हम आम डाइट से पूरा नहीं कर सकते। बाज़ लोग कहते हैं यार मैं फल फ्रूट्स दे देता हूँ तो मुझे सब्जी वगैरह दे देता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है देने की, तो क्या इसके बारे में ये बात ठीक है? बस मतलब ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। अच्छा। देखें फल और फ्रूट्स जो हैं वो आपको कुछ विटामिन देते हैं, कुछ आपको कार्ब्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और शुगर कंटेंट देते हैं। जो शुगर कंटेंट है वो आपका लीवर फैटी कर देता है। आप मीठा फल खासकर मैंगो, बनाना और ग्रेप्स ये तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे आप बर्ड अगर मुश्किल दे रहे हैं तो बर्ड के लीवर को फैटी कर रहे हैं। वो 6-7 साल में फैटी होकर मरना आपको पता ही नहीं चलना।